राष्ट्रपति भवन में अब से कुछ देर में नागरिक अलंकरण समारोह। राष्ट्रपति प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मिलेगा मरणोपरांत पद्म भूषण। एसआईआर वोटर मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर के मधुपुर में बीएलओ प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि। कहा, प्रधानमंत्री सपनों को कर रहे हैं पूरा। और राज्यपाल ने योगासन चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रोशन थापा को किया सम्मानित। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में आज नागरिक अलंकरण समारोह का दूसरा चरण आयोजित होगा। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से नवाजेंगी। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन आज होने जा रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 5 बजे दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। ये प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और नागरिक सेवा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किए जाते हैं। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत वोटर मैपिंग का दूसरा और अंतिम सत्र 30 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में बीएलओ और बीएलओ प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज देवघर के मधुपुर में प्रशिक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण बताया। श्री कुमार ने एसआईआर के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। सबको अपने शामिल कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। इस सिलसिले में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची में एक समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों को सम्मानित किया। श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास को नई दिशा दी है। उनके कार्यकाल में जन कल्याण के कामों को भी नया आयाम मिला है। रक्षा राज्य मंत्री ने विकसित राष्ट्र निर्माण में भी सभी की भागीदारी पर जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कालखंड को स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। जमशेदपुर में उन्होंने केंद्र सरकार के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत सरकार की उपलब्धियों को दर्शाती एक भव्य चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री दास ने कहा कि 12 वर्षों में विकास और विरासत से जुड़े अभूतपूर्व और अकल्पनीय काम हुए हैं।
इस दौरान आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत हुई है। मौके पर मौजूद सांसद विद्युत वरण महतो ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नमन करते हुए कहा कि भारत का चहुमुखी विकास हो रहा है। केंद्र सरकार के 12 साल बेमिसाल रहे हैं। दो 2014 के पहले दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था भारत थी। इन 12 वर्ष में जो ब्रिटेन 200 वर्ष हम पर राज किया था, उसको पछाड़ते हुए आज दुनिया में भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द मोदी जी के नेतृत्व में भारत 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। आतंकवाद के क्षेत्र में भी ठोस निर्णय लिए गए। आज इस आतंकवाद पे ठोस निर्णय के कारण भारत की एक दुनिया में अपनी पहचान बनी। आज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है, जिन्होंने भारत माँ की सेवा में अपना पद को त्याग करके जिन्होंने 370 की बगावत की और मोदी सरकार ने ही उस सपना को साकार किया। देश इन 12 वर्षों के दौरान आत्मनिर्भरता के पथ पर भी आगे बढ़ा है। साहिबगंज के पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों में मशरूम की खेती आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। कृषि विभाग के सहयोग से किसान और महिलाएं मशरूम उत्पादन कर न सिर्फ अपनी आय बढ़ा रहे हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रहे हैं। जो मशरूम कभी बरसात के दिनों में जंगलों और घरों के आसपास प्राकृतिक रूप से उगता था, आज वही मशरूम उन्नत तकनीक और प्रशिक्षण के बदौलत किसानों की आय का जरिया बन गया है। तस्वीरों में किसान मशरूम का उत्पादन, पैकिंग और तैयार फसल का निरीक्षण करते दिखाई दे रहे हैं। बोरियो के तेलो पंचायत में खूबलाल पंडित और राम बाबू पंडित की पहल से अब गांव के कई परिवार इस खेती से जुड़कर बेहतर आमदनी कर रहे हैं, जबकि उत्पादन के बाद बचा अवशेष जैविक खाद के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है। मशरूम से हम इतना ज़्यादा उत्पादन किए कि हम बोरियो में अपना एक ज़मीन लिए। इसी मशरूम उत्पादन से हम अपनी बेटी की शादी दिए, तकरीबन 5 लाख रुपया यानी कि बेटी की शादी में खर्च किए। लेकिन मशरूम जो 2-3 बार उपजा के जो हम लोग उसका भूसा को जो है ना रख देते हैं 2-3 महीना गड्ढा में, और गड्ढा के बाद ले के खेत में डालते हैं। खेत में डालते हैं ना तो ऊपर ज़्यादा होता है। कृषि विभाग और आत्मा परियोजना के सहयोग से किसानों और महिलाओं को मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जा रहा है। यही वजह है कि अब महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियों के साथ मशरूम उत्पादन से जुड़कर परिवार की आय बढ़ा रही हैं, जबकि स्थानीय बाजारों में बढ़ती मांग किसानों को बेहतर आमदनी का अवसर दे रही है। अगर आपने इसको मतलब इसके ऊपर काम किया, इसको उगाया, तो इसकी जो सेल्फ लाइफ की जो टाइम पीरियड होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये कम लागत में अच्छा से अच्छा मुनाफा दे सकता है। तो खेती करते हैं, घर परिवार मेरा बहुत अच्छा से चलता है और ये मशरूम का खेती जो है बहुत बढ़िया उपज होता है। से हम लोग दीदी लोग से यहाँ देख करके और हम लोग भी सीखें और इससे अच्छा लग रहा है। अपना घर परिवार संभालते हुए, खाना वाना देखते हुए और बाकी समय में ये सब काम करते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। लगाएंगे केवल ज़्यादा लगाएंगे, फिर 60-70 सब लगाएंगे। ये अच्छा प्रॉफिट है इसमें, फिर लगा। साहिबगंज में मशरूम की खेती आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को मजबूत कर रही है। इससे किसानों और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल रही है। साहिबगंज से आनंद कुमार ओझा की रिपोर्ट। नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में आज नाफेड के नीलामी पोर्टल nefax.in का शुभारंभ हुआ। इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। श्री शाह ने बताया कि हाल के वर्षों में नाफेड का मुनाफा बढ़ा है। सरकार का प्रयास खेत से किसान के खाते तक सभी व्यवस्थाओं को डिजिटल करने की ओर है।
बिचौलियों पर अंकुश लगाने पर बल देते हुए उन्होंने दलहन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने पर भी जोर दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश में खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन होने के साथ ही किसानों से एमएसपी पर रिकॉर्ड खरीदारी भी हुई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नाफेड के ऑक्शन पोर्टल nafex.in और नाफेड की कई एक महत्वपूर्ण डिजिटल और किसान केंद्रित पहलों का शुभारंभ किया। इसमें किसानों के बच्चों के लिए नाफेड कल्याण छात्रवृत्ति, दलहन और तिलहन के इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए दृष्टि पोर्टल, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग को मजबूत करने के लिए ईआरपी पोर्टल और ऑक्शन पोर्टल nafex.in शामिल है। कार्यक्रम के दौरान ऑक्शन पोर्टल पर लाइव पंजीकरण का प्रदर्शन और नीलामी प्रक्रिया की भी शुरुआत की गई और इस मौके पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि किसानों और खरीदार के बीच से बिचौलियों को निकलने का काम होना चाहिए। बिचौलियों की भूमिका खत्म होनी चाहिए और इसीलिए सभी किसानों को इस पोर्टल से जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। नाफेड ने एक प्रकार से nafex.in, दृष्टि, ईआरपी और नाफेड कल्याण, ये 4 पहलों की शुरुआत की। तो वो क्रांतिकारी इसलिए है कि नाफेड जो 2014 में बंद होने की कगार पर आ गया था, आज नाफेड ये सारी पहल कर 500 करोड़ के मुनाफे के साथ 30,000 करोड़ के टर्नओवर के साथ देश के 74 लाख किसानों की सेवा कर रहा है। मैं तो ये तय किया है, दलहन में हमने 3 दालें तुअर, मसूर, उड़द, जितनी किसान पैदा करेगा 100% खरीदेंगे। लेकिन खरीदी पारदर्शिता से कैसे हो, मैं नेफेड की टीम को आज बधाई देना चाहता हूं। नेफेड ने एनसीसीएफ के साथ मिलकर आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए कैसे पारदर्शी तरीके से खरीद हो किसान के, और न केवल खरीद हो बल्कि निश्चित समय सीमा में 48 आवर 48 घंटा तय किया है, किसान के खाते में पैसा भी पहुंच जाए, खरीदी में लाइन ना लगे तो पहले से रजिस्ट्रेशन हो जाए, पंजीकरण, निर्धारित तिथि पर बुलाना और 48 घंटे के अंदर खाते में पैसा डाल देना। ये सचमुच में नेफेड ने किसानों के हित में बहुत प्रशंसनीय काम किया है। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर नमन करते हुए उनके योगदान को याद किया। एक राष्ट्र, एक विधान, एक प्रधान, इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए, देश को एकजुट रखने के लिए अपना बलिदान दिया था। आज ही के दिन जम्मू कश्मीर की जेल में इलाज के बगैर संदेहास्पद स्थिति में इनकी मृत्यु हुई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस राष्ट्र के बहुत बड़े नेताओं में शुमार होते हैं, जिन्होंने कभी जीवन में कुछ भी प्रसिद्धि के लिए नहीं किया, मगर जो भी किया इसके दूरगामी परिणाम इस देश के लिए शुभांकर हुए। आजादी के पहले जब विभाजन हो रहा था, तब बंगाल का विभाजन कर पश्चिम बंगाल भारत में रहे और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में जाए, जो आज का बांग्लादेश है। अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सुनिश्चित किया था। इसी के कारण आज पश्चिम बंगाल भारत का अभिन्न अंग बना हुआ है।
जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पुण्यतिथि पर राज्य भर में आज विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। रांची में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य प्रसाद साहू और अन्य नेताओं ने उन्हें बलिदान दिवस पर नमन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्टर मुखर्जी के सपनों को पूरा कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर पश्चिम बंगाल तक बदलाव दिख रहे हैं। आज हम बलिदान दिवस मना रहे हैं। ये विशेष अवसर है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी वहीं के निवासी थे और बंगाल में भी अनेक प्रकार का आंदोलन किया। आज जैसे बंगाल में लग रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, आज बलिदान दिवस के अवसर पर गांव-गांव में, चौपाल में, शहर में, सभी जगहों में एक त्यौहार के रूप में डॉक्टर साहब के बलिदान दिवस को लोग मनाने का काम कर रहे हैं, उत्साह मनाने का काम कर रहे हैं कि आज जहाँ भी होंगे डॉक्टर साहब, उनकी आत्मा को शांति मिली होगी कि जो से सोच और सपने के साथ जो हमने देश में आंदोलन किया था, आज वो सपना जाकर के साकार होने का काम किया है। रांची के टाटीसिलवे स्थित सीएनजी स्टेशन में गेल इंडिया द्वारा आज आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारियों के मद्देनजर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान तैयारियों को परखा गया। मौके पर गेल के अधिकारियों ने बताया कि ये एक सामान्य और नियमित प्रक्रिया है। इस मॉक ड्रिल के दौरान सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं। यहाँ पे हम लोग आज ऑफ साइड मॉक ड्रिल के एक आयोजन किए थे, जिससे हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो इमरजेंसी प्लान है, कुछ इमरजेंसी घटनाएं होगी हमारे सीजीडी रांची के अंदर, तो उसको किस तरह हम हैंडल करेंगे। और हमारा स्टेट अथॉरिटी जैसे कि मेडिकल डिपार्टमेंट है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ की टीम है और स्टेट गवर्नमेंट की एसडीआरएफ की टीम है, उसके साथ हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है कि नहीं वो हम लोग चेक करते हैं। तो इससे आज हमारा बहुत सफलपूर्वक मॉक ड्रिल रहा है और हम इसमें कोई हमको कमियां भी नज़र नहीं आई। फिलहाल हम इसके रिपोर्ट का इंतजार करेंगे, जो भी रिपोर्ट का आएगा उसको हम लोग सुधार करके अपने कोई भी इमरजेंसी हैंडलिंग हो उसमें इसको शामिल करने की कोशिश करेंगे। धनबाद के कुमारदुबी चौक पर सट्टेबाजी के वर्चस्व को लेकर मारपीट का वीडियो वायरल है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि सट्टेबाजों में विवाद पैसों के हिसाब किताब को लेकर हुआ, जिसके बाद इनमें जमकर मारपीट हुई। जिले के ग्रामीण एसपी मोहम्मद याकूब ने कहा कि अवैध गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई होगी। आप बताए हैं, उसका जैसे सूचना आता है तुरंत हम लोग उसका संगठित एक टीम गठन करते हैं और वहां जाके प्रॉपर तरीके से रेड करके उसको पकड़ लेते हैं। और अभी हम लोगों का संज्ञान है वो सब एक्टिविटीज़ पे, जल्द से जल्दी वो काम के ऊपर भी हमारा कार्रवाई हो जाएगी। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले रोशन थापा को लोक भवन में सम्मानित किया। रोशन थापा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में परंपरागत व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया था। लोक भवन में उन्हें सम्मानित कर राज्यपाल ने उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। हॉकी इंडिया ने आगामी यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप के राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए खिलाड़ियों की सूची जारी की है। झारखंड की 5 बेटियों पुष्पा मांझी, संदीपा कुमारी, श्रुति कुमारी, नीलम टोपनो और खिली कुमारी को महिला वर्ग में प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया है। महिला वर्ग की राष्ट्रीय कोचिंग कैंप भोपाल में आयोजित होगी, जो 5 से 18 जुलाई तक चलेगी। इधर पुरुष वर्ग में प्रशिक्षण कैंप के लिए आशीष तानी पूर्ति का चयन हुआ है। ये प्रशिक्षण शिविर 5 से 18 जुलाई तक चंडीगढ़ में आयोजित होगा। झारखंड T20 प्रीमियर लीग JPL का आज खिताबी मुकाबला होगा। जमशेदपुर स्टीलर्स और छोटानागपुर रॉयल्स के बीच ये फाइनल मैच शाम 7:30 बजे से रांची के JSC स्टेडियम में खेला जाएगा। कल खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में दोनों टीमों ने जीत हासिल कर फाइनल का टिकट कटाया है।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के मौके पर धनबाद जिला ओलंपिक संघ ने आज एक अनोखी पहल की शुरुआत की है और खेल के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से संघ ने पर्यावरण बचाओ अभियान भी शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस को यादगार बनाते हुए धनबाद में जिला ओलंपिक संघ ने पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। अगले 5 दिनों तक पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस सिलसिले में आज सिटी सेंटर से रैली निकाली गई। इस दौरान खिलाड़ियों और पदाधिकारियों ने लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से कि जिले के जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं या आम जनता हैं, वो लोग पेड़ लगाने के लिए थोड़ा अपना पहल दिखाएं और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम साल में 2-4 वृक्ष अगर लगाएं तो वृक्षों की संख्या बढ़ेगी और हम लोग पर्यावरण के लिए अच्छा कार्य करेंगे और ये जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं आजकल, उससे हम लोग निजात पाएंगे। धनबाद ओलंपिक संघ ने अभियान के तहत जिले में 100 से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। जिला वासियों से अपील करेंगे और पूरे खिलाड़ियों को, ऐसा नहीं कि हर घर में भी एक खिलाड़ी है, चाहे किसी स्पर्धा का, कि कम से कम अपने घरों पर भी अगर सब पेड़ एक पेड़ लगाए अगर सब पूरा अपने अपने घरों में, तो धनबाद जिला में बहुत सारे पेड़ लग जाएंगे। ये आह्वान है हम लोगों की खिलाड़ियों से, विशेषकर खेल प्रेमियों से, और विभिन्न स्कूल जो खेल से संबंधित है वहाँ भी हो रहा है कार्यक्रम, तो उन लोग आगे आए और ये बचाए, पॉल्यूशन बचाए हमारे धनबाद जिला का, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर शुरू हुआ ये अभियान खेल भावना के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रहा है, जिससे धरा को हरा भरा बनाने में मदद मिलेगी। धनबाद से अजय सिन्हा की रिपोर्ट। गौरतलब है कि खेल, स्वास्थ्य और देशों की एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। विश्व को जोड़ने में खेल की अपनी एक अलग भूमिका है। एक मंच पर आकर हर देश न केवल दूसरे देश की सभ्यता को समझता है, बल्कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट की अवधारणा को भी बल मिलता है। ऐसे में इस कड़ी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की अपनी विशेषता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को हर साल मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य खेल, स्वास्थ्य और एकजुटता को बढ़ावा देना तथा बिना किसी भेदभाव के सभी को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का इतिहास। इस दिवस की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा 1948 में की गई थी। 23 जून 1894 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई और आधुनिक ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया। पहला ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का महत्व। ये दिवस इस विचार को बढ़ावा देता है कि कड़ी मेहनत से खेलों में कुछ सफलता की कहानियों के साथ कुछ बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 की थीम। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2026 की थीम आइए आगे बढ़े हैं, जिसका उद्देश्य लोगों के बीच खेल की ताकत का एहसास कराना, साथ ही शारीरिक फिटनेस के फायदे को सामने लाना है। इस वर्ष का संदेश है कि आप ये कर सकते हैं, जो खासकर युवाओं को खेल में भाग लेने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित करता है, बल्कि उसमें सफलता हासिल करने का विश्वास भी दिलाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, टीडी न्यूज। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून ने थोड़ी गति पकड़ी है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि राज्य के कुछ और क्षेत्रों में आज मानसून प्रवेश कर गया है। अगले 3-4 दिनों में इसकी बाकी इलाकों में दस्तक देने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गुमला के भरनों में राज्य में सर्वाधिक 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य में 29 जून तक बारिश, आंधी और वज्रपात के आसार हैं। अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। इसके लिए फोन लाइन 26 जून तक खुली रहेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम कई जन आंदोलनों का वाहक बना है और लोग हर महीने इस लोकप्रिय कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार करते हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति भवन में अब से कुछ देर में नागरिक अलंकरण समारोह, राष्ट्रपति प्रदान करेंगी पद्म पुरस्कार। दिशोम गुरु शिबू सोरेन को मिलेगा मरणोपरांत पद्म भूषण। एसआईआर वोटर मैपिंग का 30 जून से दूसरा सत्र, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने देवघर के मधुपुर में बीएलओ प्रशिक्षण का लिया जायजा, दिए जरूरी निर्देश। रांची में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बलिदान दिवस पर दी श्रद्धांजलि, कहा प्रधानमंत्री सपनों को कर रहे हैं पूरा। और राज्यपाल ने योगासन चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रोशन थापा को किया सम्मानित। यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप शिविर के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का चयन।